अस्सलामुअलैकुम। सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमेशा याद रखें कि हम सब डिफरेंट स्टेजेस पे अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं। इसे किसी भी वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, किसी और का मूड ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है वो आपके साथ अच्छा बिहेव ना कर रहे हो या किसी बात के ऊपर बगैर किसी वजह के रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप भी रिएक्शन देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसलिए कोशिश करें थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लें, दोबारा रीइवैल्यूएट करें, थोड़ा सा कूल डाउन करें और फिर दोबारा जाकर उससे डील करें। अपने मूड को लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करें, नो मैटर व्हाट। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 24 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 7 डिग्रीज। हवा 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, मतलब नहीं चलेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना जो है आजकल मौसम इस तरह का हुआ है कि ना तो हवा चल रही है ना बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग का इशू जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। विजिबिलिटी आज 1 किलोमीटर होगी और इवन दो यूजुअली इससे कम होती है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर कहीं पर जाना है, किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्टिकल रास्ते में मिलते हैं जहां पर आप वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको देरी का सामना करना पड़ रहा है, तो फ़ोन करके आगे बता दें कि हम लेट हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ स्पीड करने की कोशिश मत करें। अपनी जान को भी वैल्यू करें और दूसरों की जान को भी, ना अपने आप को खतरे में डालें और ना किसी और की जान को खतरे में डालें। नो मैटर व्हाट, स्पीड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता है स्मोक काफ़ी ज़्यादा आजकल हो गई है, तो कोशिश करें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त, तो अपने फेस को कवर कर लें सर्टन वक्तों पर जब आपको फील होता है कि हवा जो है कंजस्टेड महसूस हो रही है, और कोशिश करें उस वक्त ना बाहर निकले, लेकिन अगर निकल रहे हैं तो हमेशा फेस कवर करके निकले। यूवी इंडेक्स 2 होगी और 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान दोपहर को अगर आप बाहर जा रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इवन हर कुछ घंटे के बाद दोबारा से रीअप्लाई कर लें। अगर आप लोगों के पास स्प्रे फॉर्म में सनस्क्रीन मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लें, पर लाजमी तौर पर अपनी स्किन को सन डैमेज से बचा के रखें। और इवन इंडोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट आपको यही बताएंगे कि आप आउटडोर हो इंडोर हो, आपने लाजमी तौर पर सनस्क्रीन जो है वो लगा कर रखनी है ताकि सन डैमेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। और आगे बढ़ते हुए हमेशा आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि दिन का आगाज़ एक अच्छे पैगाम, एक अच्छे मैसेज के साथ करें। आज एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान किए, मेरे जी में आया कि मैं उसे आप हज़रात के सामने बयान करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर एक दफ़ा कोई शख्स आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया उस घर में 30 दिन तक सलासीन यौमन 30 दिन तक शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक ना कोई जादूगर मर्द और ना कोई जादूगर औरत उस घर में दाखिल हो सकती है, ना जादू का असर हो सकता है। और कुर्बान जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान पर आपने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, या अली, ए अली, इस आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा, ये आयतुल कुर्सी अपने बच्चों को भी सिखा, अपने घर वालों को भी सिखा। इसलिए मेरे भाइयों, आज का हर आदमी शिकायत करता है जिन्नात की, जादू की, तो इस रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जादू का इलाज इरशाद फरमा दिया। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें। कभी भी ज़िंदगी में हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो कि होती रहती हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और हमेशा अपने आप को या तो परेशान करते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि
हम कंट्रोल करना चाहते हैं ज़िंदगी को, हमेशा वही चाहते हैं हो जो कि हम चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना तो हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं ना ही ज़िंदगी को। जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा रिएक्शन, वो है कि हम किस तरह से किसी भी सिचुएशन को डील करते हैं, रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। और हर चीज़ के साथ रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी भी नहीं होता है, कई दफ़ा ज़रूरी होता है कि अपने आप को पेशेंस के साथ दूर रखें कुछ सिचुएशन से और किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दें। नॉट ऑल रिएक्शंस आर गुड रिएक्शंस। तो जहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया में क्या होगा, ज़िंदगी में क्या होगा, हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इंटरनली अपने आप को किस तरह से उससे रिएक्शन देते हैं या फिर रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं किसी भी सिचुएशन में। और यही चीज़ हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, और बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर लगे कि कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है कोई सिचुएशन, कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, कुछ नहीं होता। अपने आप को जो है सही रखने की कोशिश करें। और आपको पता है, ऑफ कोर्स आपकी सेलिब्रेशंस में शामिल होना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि फैसलाबाद शहर से जितनी भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हमने आप तक पहुंचानी होती है। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक की, और स्मोक की वजह से कौन सी ऐसी रूट्स हैं जो कि बंद हैं? बिल्कुल, इस हवाले से फातिमा मैं बताऊं कि ट्रैफिक के लिए तो सबसे पहले फैसलाबाद में सरगोदा रोड जो है वही मुश्किल के शिकार है। और सरगोदा रोड की ट्रैफिक जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2-3 बार निशानदेही की है सिटी 41 ने, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डायवर्शन प्लान जो है वो भी तरतीब दे दिया गया है। अब जो फैसलाबाद आने वाले शहरी हैं, खासकर मोटरवे और शनियोट की तरफ से, उनको एलाइड मोड़ से जो है वो मिलत चौक की तरफ मोड़ा जाता है और मिलत चौक से लारी अड्डा की तरफ, जबकि स्टेशन चौक से जो मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक है उसको जेल रोड से गुजारा जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो कुछ रवानी उसकी बेहतर हो सकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी मेन शाहराहों की, तो हमारे पास समुद्री रोड है जहां ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है कंस्ट्रक्शन वर्क की जानिब से। तो चूंकि समुद्री रोड पे कोई डायवर्शन प्लान जो है वो मुमकिन नहीं है, इस वजह से शहरियों को जो है बड़े सब्र तहम्मुल के साथ उसी रोड पर जो है इक्तफा करना होगा और वहीं से गुजरना होगा। इसके साथ साथ सूसा रोड की बात कर ली जाए तो सूसा रोड पे आज एक स्पीड ब्रेकर जो पहले से बनाया गया था उसके डैमेज हो जाने के बायस जो है वो दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसकी वजह से फैजान मदीना के सामने से सूसा रोड जो है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है। इस तरह हमारा कैनाल एक्सप्रेस वे है जो कि मामूल के मुताबिक जो है ट्रैफिक की रवानी वहां पर बेहतर है। जबकि धुंध की अगर बात करें तो खास धुंध की वजह से मोटरवे की B20 जो है उसको बंद किया गया है ट्रैफिक के लिए, जो ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे बाद जो है वो खोल दी जाएगी। B20 की अगर बात की जाए तो ये शोरकोट कैंट से फैसलाबाद की तरफ आने वाली मोटरवे है, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो बंद किया गया है और उसकी जो मुतबादल रास्ते दिए गए हैं करीबी देहातों के अंदर से ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है ताकि शहरी जो है वो परेशानी का शिकार ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। जैसे कि आपने सुना कि डिफरेंट रूट्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं या पार्शली बंद हैं, जिसका मतलब है कि आपको अल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि सिटी 41 पर जब बात की गई सर्टन सड़कों के बारे में और किस तरह से अल्टरनेटिव रूट्स होना ज़रूरी है, तो एक्चुअली में ये स्टेप उठाया गया और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अल्टरनेटिव रूट्स को प्लान आउट किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ज़रूरी भी है, बिकॉज मुसाफिरों को एट द एंड ऑफ द डे जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं फॉर वर्क और फॉर अदर पर्पसेस, कभी भी उनको ताखीर का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो या तो स्पीडिंग में हो जाते हैं शामिल, स्पीड करना शुरू हो जाते हैं, इन्हीं वजह से या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक जाम लोगों को जो है उसमें फंसे रहना पड़ता है घंटों तक। तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इकदाम है और आगे बढ़ते उम्मीद करेंगे कि और भी बेहतरी लाई जाएगी चीज़ों के अंदर। फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे शो में ना सिर्फ उनको डिस्कस करें बल्कि उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएँ, जहाँ पर भी जो इशूज़ हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है उनको मंजर आम पर लेकर आएँ। डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, तभी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता होगा। आज भी बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, ऑफ कोर्स FCCI के हवाले से भी बिल्कुल थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, बिजनेसेस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गल्ला मंडी के हवाले से भी बात करेंगे, आजकल क्या प्राइस रेट्स हैं, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, जो ज़रूरी अशिया हैं वो उनकी खरीदो फरोख्त में कहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि क्या हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या रेट्स इस तरह के हैं कि लोग खरीद पा रहे हैं या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और आखिर कब एक वक्त आएगा कि हमारे मुल्क के अंदर हर किसी की एक्सेस में बेसिक नेसेसिटीज़
फूड आइटम्स स्पेशली, क्योंकि हम उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। फूड आइटम्स का भी एक ऐसा वक्त आएगा कि हर किसी की पहुंच में होंगे, हर कोई उनको अफोर्ड कर सकता होगा बगैर किसी परेशानी के। और यही ख्वाब है, यही हमारा जज्बा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर हो सके। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही खास मेहमान में आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्दी से फ़ोन उठाएं, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी बहुत ही खास मेहमान, मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले तो जी अयूब असलम मंच हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक नायब सदर FCCI हैं, साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हैं गला मंडी के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। साथ ही साथ फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर है। फजील, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। और ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर फूड आइटम्स के हवाले से बात करें तो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आम आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। प्राइसेस तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग पहले बड़े आराम से चीज़ें अफोर्ड कर पाते थे, उनको भी अपने बजट को कट डाउन करना पड़ रहा है, उनको भी अपनी ज़रूरियात पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और जिन घरों में बच्चे हैं, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि अपने बच्चे को हर चीज़ दे पाओ, आप उनके लिए हर चीज़ कर पाओ, लेकिन यहाँ पे महंगाई का इतना जोर होगा तो कोई भी माँ बाप सिर्फ स्ट्रगल ही कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से तो कह दिया जाता है नहीं नहीं, आप बस थोड़ा जो है वो थोड़ा वक्त और जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन एक फैमिली के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये जो बढ़ती महंगाई है उसका क्या असर पड़ रहा है बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने बुलाया। बात असल में ये है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी ये इसी तरह चलेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, ना ये कोई चीज़ कंट्रोल कर सके हैं। पाकिस्तान का कोई एक सेक्टर मैं कह रहा हूँ वो इनसे खुश नहीं है कि ये हमारे सेक्टर में बड़ी खुशहाली आई है, चले महंगाई हो गई है तो हमारी इनकम भी इतनी बढ़ गई है। सारी आवाम रो रही है आपके सामने, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और कोई भी हुकूमत की तरफ से इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा इनका विजन नहीं सामने आ रहा जिससे महंगाई कंट्रोल हो। इसका जवाब ये हुकूमत ये देती है आवाम को कि और मुल्कों में भी महंगाई हुई है इसलिए पाकिस्तान में भी हुई है। भाई और मुल्कों में अगर महंगाई हुई है तो उन मुल्कों में आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, आवाम के मसाइल हल किए जाते हैं और बहुत सी सहूलतें उन मुल्कों में हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है। तो ये मिसाल उन मुल्कों की देते हैं जो हमसे 1000 साल आगे हैं महंगाई के लिहाज से, और किसी चीज़ की मिसाल नहीं देते ये कि उस मुल्क में ये हुआ था, ये हमने अवाम को सहूलत दी है। उनकी नकल उतारते हुए हमने पाकिस्तान में भी ये सहूलतें दे दी हैं सिर्फ महंगाई पे जान छुड़ाने के लिए। ये सारी दुनिया में हुई है इसलिए पाकिस्तान में भी होगी। ज़िम्मेदार हमारा बिल्कुल बेचारा मर गया है। खाद की कीमत देख लें, बिजली की कीमत देख लें, जो भी ज़रूरियात काश्तकार के लिए हैं, ज़िम्मेदार के लिए हैं, पानी आता नहीं है, ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट देख लें। ये सारा उस फसल पे पड़ेगा जो ज़िम्मेदार उगा रहा है। तो वो जब ये चीज़ें उसको महंगी मिलेंगी तो जो उसने चीज़ पैदा करनी है तो वो महंगी बेचेगा ना बेचारा। वो क्या करेगा? वो रात को भी पानी लगाता है, इस सर्दी में ही पानी लगाता है, वो रातों को जागता है, दिन की गर्मी में भी वो सारा दिन खेतों में रहता है। लेकिन जब उसको कुछ चीज़ ही नहीं देनी, हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो हर चीज़ महंगी होगी। ये हमारी अभी मंडी में देख लें, जो आपने सवाल किया, बातें की हैं कि ये चीज़ें आज से 3 साल पहले की इसके रेट से ले लें, 3.5 साल हो गए तकरीबन हुकूमत को आए हुए। ये एक चीनी है, ये एक ही ले लेते हैं हम। चीनी 50 रुपए थी जब ये हम पहली हुकूमत गई है, तो ये 150 से पौने 200 रुपए तक बिकी है इन 2-2.5 सालों के, बल्कि 3.5 सालों के अंदर इनकी हुकूमत में।
और वो तमाम लोग हुकूमत के साथ बैठे हैं जिनकी शुगर मिले हैं। ये इस एक छोटी सी चीज़ पे काबू नहीं डाल सके तो हुकूमत इनका बस नहीं है। अभी शुगर मिलें चली हैं, गन्ना काश्तकार दे रहा है मिलों को, इस वजह से चीनी 90 रुपए पे आई है। कोई हुकूमत की पॉलिसी या कोई हुकूमत की तरफ से कोई इसमें कोई इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे दी कि ये रेट कम हुआ है। ये चूँकि ये अब टाइम है, गन्ना आना है, ज़मींदार ने गन्ना काटना है, अपनी ज़मीन से शुगर मिल को देना है। ये इस वजह से चीनी इसका रेट कम हुआ है। और कोई हुकूमत की यानी कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई पता नहीं क्या इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी दे दी है, तो इसमें हुकूमत का बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। ये जब गन्ना बंद होगा ये फिर 150 पे चली जाएगी। ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड हो रही है। जब गन्ना काश्तकार बंद कर देगा, ख़त्म हो जाएगा ज़मीन से, तो ये फिर चीनी बढ़ जाएगी। जब तक कोई अच्छी पॉलिसी, कोई ज़मींदारों को कोई सहूलत नहीं देते, चीज़ों की खाद की दवाइयों की कीमतें कम नहीं करते, बिजली की कीमत कम नहीं होगी, जब तक ये किसी चीज़ पे काबू नहीं पा सकते। डॉलर की हालत देख ले कहाँ चला गया। 200 का टारगेट है इनको, 200 पे इन्होंने पहुँचाना है। 1.5 साल रह गया इनका टाइम हुकूमत का। उम्मीद है कि ये 200 पे पहुँचा के फिर ही जाएंगे। बिल्कुल जी। और फजील, अब मैं चाहूँगी अगर आप भी थोड़ा सा इस पर कमेंट करें कि कितना ज़रूरी है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, स्पेशली जो डेली नेसेसिटीज़ की ज़रूरियात हैं, फूड आइटम्स हैं, जिस तरह से हमारे स्टेपल फूड्स हैं। अगर हम गंदम की बात करें, अगर हम बात करें चीनी की, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि किस तरह से 50 रुपए से 150 और 200 के दरमियान चली गई थी और फिर अब दोबारा 90 रुपए पे आ गई। अगर हम गंदम के हवाले से बात करें तो क्या रेट्स हैं करंटली और कितना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर कंट्रोल करे प्राइसेस को? देखें फातिमा, जैसे माइन साहब ने बात की है जिम्मेदारों की कि जिम्मेदार ही खुशहाल नहीं हैं। सबसे पहले जो हमारी अशिया ज़रूरी हैं वो हमारी जो हमारे गांव हैं, जो ज़मीनें हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं, वहाँ से उग कर गला मंडी तक पहुँचती हैं। आगे गला मंडी से फिर सप्लाई होती हैं आम छोटी मार्केटों में। स्टोर्स जितने बड़े बड़े आपके स्टोर हैं शहर के, सारे गला मंडी से उठाते हैं माल। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे आपका किसान है। जब आपका किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो आपके मुल्क में कैसे खुशहाली आ सकती है? माई साहब ने बताया कि खाद की बोरी, आप यूरिया का रेट देख लें कि आज से 3 साल पहले क्या था और आज अगर आप कहें ना कि डबल से भी ऊपर हो गया तो वो गलत नहीं होगा। 2500 3000 में यूरिया की बोरी मिलने वाली आज 6000 में भी नहीं मिलती। 6000 तक रेट्स पहुंच चुके हैं यूरिया के। आप मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा जिम्मेदार जिसके पास हैं सिर्फ 4 या 5 एकड़ ज़मीन के, उसने वहाँ से अपना घर चलाना है, उधर से ही फसल उसने उगानी है, अपने घर रखनी है, उसके बाद उसने मंडी तक पहुँचा के रोज़गार भी अपना चलाना, वो कैसे चलाएगा जब उसको खाद इतनी महंगी मिलेगी? अगर नहरी निज़ाम आपका ठीक नहीं है, उसने फिर ट्यूबवेल चलाने हैं मजबूर होकर। जब आप नहरों से ज़मीनों को पानी नहीं दे पा रहे, पूरा नहीं कर रहे पानी, वो ट्यूबवेल चलाएगा या तो बिजली से चलाएगा या फिर डीजल इस्तेमाल करेगा। डीजल का आप रेट देख लें, बिजली का रेट देख लें, बात तो वही है। जब एट द एंड उसकी फसल तैयार हो जाती है, उसको काटता है, काट कर उसके जब गवर्नमेंट रेट निकालती है तो रेट उस हिसाब से निकलते नहीं है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपने उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, आपने ज़मींदारों को कितना रिलीफ देना है, आपने उसको खाद किस रेट पे देनी है, उसको बिजली किस रेट पे देनी है, उसको दूसरी जो स्प्रे वगैरह है उसमें कैसे रिलीफ देना है, ताकि कल आप जो रेट दें उस फसल का तो वो उसके मुताबिक हो, ताकि उसको भी थोड़ा सा मुनाफा मिल सके, वो भी अपने बच्चों को पाल सके, उसने बच्चे पढ़ाने भी हैं। बड़े अच्छे तरीके से फजील ने बताया कि कितना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम की रूट को ख़त्म किया जाए। ऊपर से हम बात कर सकते हैं, बट जब तक उसकी रूट को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशआमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ज़रूरी अशया और स्पेशली जो फूड आइटम्स हैं उनके हवाले से, और किस तरह से उनकी प्राइसेस अभी भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। जिस तरह से वक्त गुजर रहा है प्राइसेस और बढ़ती जा रही है, लेकिन बाइंग पावर बिल्कुल नहीं बदल रही है। जहां पर पहले अगर आमदनी किसी की 30,000 थी तो वो अभी भी 30,000 से शायद 32,000 के ऊपर आगे होगी। शायद कुछ लोगों की तो उससे कम हो गई है या फिर वहीं पर स्टैंड करती है, जिसका मतलब है कि घर का खर्चा चलाना, बजट चलाना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और कोशिश होगी कि आज के डिस्कशन के थ्रू ना सिर्फ इस इशू को हाईलाइट कर सकें बल्कि साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी ले जाया जा सके। एंड ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी इदारे को बुरा कहना काम नहीं होता, बल्कि कोशिश होती है कि उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, पैगाम पहुंचाया जाए कि बेहतरी की जरूरत है चीज़ों की, और अवाम की जो मसाइल हैं उनको समझने की जरूरत है, और आसानियां पैदा करें अवाम के लिए बल्कि मुश्किलात ना पैदा करें। और ऑफकोर्स आपके कोई भी कंसर्न है, सवालात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हुए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फजील, ब्रेक में जाने से पहले हम इसी हवाले से बात करते हैं। किसान के जो इश्यूज हैं उन पर बहुत कम फोकस किया जाता है ज़्यादातर, या प्राइसेस की बात की जाती है या मार्केट रेट्स की बात की जाती है, एक्सेसिबिलिटी की बात की जाती है, लेकिन रूट कॉज तो यही है कि अगर किसान के पास ऑफ कोर्स अगर उसके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं अपनी जो भी फसल वो उगा रहे हैं उसके ऊपर, तो आगे चल के फिर वही रेट्स जो है मार्केट तक पहुंचेंगे, वहां पर भी फिर ऑफ कोर्स वहां पर भी प्रॉफिट लगाया जाएगा। और किसान के पास तो सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है, उसके बाद बहुत सारे मिडिल मैन जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। कितना ज़रूरी है कि किसान के मसाइल को सॉल्व किया जाए और सबसे पहले किसानों का हक छीनाना जाए, जिसके बाद प्रॉफिट के ऊपर हर जगह पे कंट्रोल किया जाए, एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। ऐसे नहीं कि किसानों के पास कुछ भी नहीं बचा और आगे मिडिल मैन के पास इतना बच रहा है कि अवाम के लिए एट द एंड मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। देखें, किसान की अगर करें तो किसान को आप सबसे पहले उसको रेट्स वो दें चीज़ों के, उसकी ज़रई अद्वियात के, उसके अलावा खादों के, या आप नहरी निज़ाम को सबसे पहले अपने को ठीक करें। जब कोई भी किसान ट्यूबवेल से पानी लगाता है तो हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद किसी फसल को पानी देना। जब आप ख़ास तौर पर चावल की फसल उगाते हैं तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और आप देख लें कि चावल का रेट जो है वो हर दफ़ा किसान उस पर चीखते हैं, गंदम के रेट पर वो चीखते हैं कि जी हमें रेट पूरे नहीं दिए जाते। जब आप किसान से उठाते हैं कोई भी फसल, वो गंदम हो वो चावल हो, उसका रेट कुछ और होता है, उसके 6 माह के बाद उसका रेट कुछ और हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जी आप पहले अपने गोदामों में ले आते हैं माल को, किसान को पूरे पैसे नहीं आप देते, फिर आप अपने पास स्टॉक करके आप उसका रेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि उसके बाद आपकी इंतज़ामिया जो है वो एट दी एंड जो कारोबारी तबका आपका, जो आपके टैक्स पेयर हैं, उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी ये आप स्टॉक करते हैं माल, ये उसकी कीमतें बढ़ाते हैं। आप सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, आप एक कीमत जो है उसको डिसाइड कर दें। सबसे पहले तो आपसे खुद ही चीज़ें मैनेज नहीं होती। क्या आप कभी मिनी बजट दे रहे हैं, आप 15 दिन बाद कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप 1 साल के लिए फिक्स कर दें चीज़ों को कि ये रेट आ गया जी, ये पूरा साल रहेगा या ये पूरे 6 माह रेट यही रहेगा। जब आप खुद 1 माह में 2-2, 3-3 दफ़ा इजाफा करेंगे चीज़ों में, तो फिर आम लोग भी वही चीज़ें आपसे सीखेंगे ना। हुकूमत आपको सिखाती है लोगों को, अपने जो उसके शहरी होते हैं किसी भी मुल्क के, जैसे हुकूमत ने करना लोगों ने फिर वैसे ही करना। फजील, इस वक्त कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? बिकॉज हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पर एक्चुअली में हम एक्सपोर्ट कर पाए चीज़ों को, लेकिन होता ऐसे ही है रियलिटी में कि हम इंपोर्ट कर रहे थे। कौन सी ऐसी अशिया हैं जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं? हमारी नहीं, जितनी भी मंडी के मुतलका हैं दालें वगैरह, दालें असल में बनाई जाती हैं, दाल होती नहीं है। ये रॉ मटेरियल जो होता है ना, ये मंगवाना पड़ता है, ये मुल्क में हमारे पैदा होता है। मसलन चने, स्याह चना जो सफ़ेद चना जो, ये तमाम बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से भी आ रहा है, बर्मा से भी आ रहा है। इसी तरह माश है, ये भी बाहर से आ रहे हैं। और 2-3 चीज़ें हैं जो बाहर से आ रही हैं। मसला तो ये है कि ये चीज़ें तो हमारे मुल्क की पैदावार हैं, अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो यहाँ से ये ख़त्म ही नहीं हो सकती चीज़ें। पानी दे, जहाँ बिजली नहीं है ट्यूबवेल के लिए, वहाँ पे डीज़ल का रेट कम करें,
ये चीज़ें हमारे मुल्क में आज तक, कुछ साल पहले तक कोई चीज़ हम बाहर से नहीं थे मंगवाते। हमें पता ही नहीं था कि इंपोर्ट होती क्या है। गल्ला मंडी के मुतल्लक ये तमाम ज़मींदारों का, काश्तकारों के मुतल्लक ये काम है। इंपोर्ट तो लफ्ज़ ही नहीं किसी ने सुना था, ज़मींदारों ने या गल्ला मंडी वालों ने या सब्ज़ी मंडी वालों के इंपोर्ट होती क्या है। ये तो इंपोर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें हमारा क्या सरोकार इंपोर्ट के साथ। ये हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमारी जो ज़मीन पाकिस्तान की है वो बंजर होती जा रही है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी बताएं, क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। राना मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ जी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकार फैसलाबाद। जी जी, बताइए जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अयूब असलम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहली हुकूमत जो थी वो किसानों को ज़रई कर्जा बगैर किसी चार्जेस के देती थी। किसान अपना किसान कार्ड लेके जाता था और उसको रजिस्ट्रेशन करके एक स्लिप जारी की जाती थी। अब जब किसान जाता है तो उसको कहा जाता है कि बैंक से लिखवा के लाए, तो उसको हीले बहाने से टाल दिया जाता है। इसके लिए कोई आप ऐसी बताएं कि किसान अपना किसान कार्ड लेके जाए और उसको रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट स्लिप जिस तरह पहले जारी की जाती थी उसी तरह आप जारी की जाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से आपने सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे कॉलर ने हाईलाइट की लोन्स के हवाले से। कहाँ पर पहले लोन्स लेना आसान था किसानों के लिए, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे आप इस हम यही तो पीट रहे हैं। ये हमारे भाई ने जिसने कॉल की है, ये हुकूमत के मुतल्लिका सवाल किया है इन्होंने जी। यही तो हम पीट रहे हैं, अवाम यही तो पीट रही है कि कोई हुकूमत की पॉलिसी होगी तो मुल्क सही सिमत पर आपकी चलेगा। कभी कोई बातचीत हुई है पॉलिसी मेकर्स के साथ? कभी बैठकर उन्होंने पूछा है जी कि आपके क्या मतलब? आज तक किसी मिनिस्टर ने, किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो हम पे लगाए हुए हैं, इन्होंने आज तक एक मीटिंग कॉल नहीं की। सिर्फ टैक्सों पे करते हैं कि टैक्स इतना बढ़ा दिया, दें, लेना ही हमने। हम कहते हैं क्यों बढ़ाया, हमसे कोई मशवरा किया है, हमने नहीं देना। जो भाई ने बात की है ये हुकूमत के मुतल्लिक बात है। ये हुकूमत को चाहिए कि ज़मींदारों को आसान कर्जे और फौरी कर्जे बिला सूद दें, जैसे पहली हुकूमतें देती थी, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन्होंने काम कोई अच्छा करना ही नहीं है और ना अल्लाह ने इनसे करवाना है। ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, ये मुश्किल वक्त और गुजार लेते हैं, अवाम बेचारी गुजार लेगी। तो जब भी ये हुकूमत चेंज होगी, मैं आपको ये ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूँ, जिस दिन ये हुकूमत चेंज हुई मुल्क पे खुशहाली आ जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं हमारे साहब से कुछ थोड़ी बातें करनी थी। जी जी करें। जैसे महंगाई के सिलसिले में कि पिछली हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिलीफ मिला था, सुकून था, कारोबार थे, सारी चीजें जो ना वो सस्ती थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं घबराना नहीं। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दें। ये अपने वज़रा की क्यों नहीं जो पेंशनें देते हैं, जो उनको सहूलतें देते हैं, क्यों नहीं खत्म करते? इतने टैक्स है बिलों में आ रहे लग के, बिलों में टैक्स लग के आ रहे हैं, वो हम दे रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये वज़रा खा रहे हैं। खुदा के लिए इनसे हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा ये पीछा छोड़ दें, हमें कम से कम सांस लेने का मौका दे दें, सांस लेने का जी। क्योंकि ऑफ कोर्स हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने कॉलर का, उन्होंने कॉल की
और अपना ओपिनियन शेयर किया। ये बात याद रखें कि किसी को क्रिटिसाइज करना हमारा कभी पर्पस नहीं होता है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मसाइल हैं उनके बारे में बात करें और एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे टोन में उन मसाइल को आगे पहुंचाएं। और कभी भी कोई पर्सनल अटैक जो है हमारा पर्पस नहीं रहता। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही हम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो जी, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली रेट्स के हवाले से बात करें, किस तरह से प्राइसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गला मंडी के हवाले से भी हमने बात की, क्या मसाइल हैं जो कि सामना करना पड़ रहा है उनको, और किस तरह से पॉलिसी मेकर्स और एक्चुअली स्टेक होल्डर्स के दरमियान में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ना तो उनको पता है कि क्या मसाइल मौजूद हैं, ना तो पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जो कि प्रॉबली उन मसाइल को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है। अवाम की बेहतरी ही हमारी हमेशा कोशिश होती है, हमारा हमेशा यही एम होता है कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। स्पेसिफिकली अब मैं चाहूँगी कि हम 3 चीज़ों के हवाले से बात करें, स्पेशली टैक्सेस के हवाले से, लोन्स के हवाले से, और किस तरह से आर्टिफिशियल महंगाई मुल्क के अंदर क्रिएट की जा रही है। बिकॉज हमें पता है कि रेट्स के दौरान कई सारी जो है होल्डर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने जमा की हुई थी ये जो ज़रूरी अशिया जिनके रेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी कोई शॉर्टेज क्रिएट होती है तो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसमें डॉलर प्राइसेस का भी इम्पैक्ट होता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा वक्त है उसमें इन सारी चीज़ों के हवाले से बात कर सके। सबसे पहले तो फसील में चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा बताएं, ये जो मसनूई महंगाई क्रिएट की जाती है, शॉर्टेज क्रिएट होती है, उसके बाद रेट्स जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना किरदार कैसे इम्प्रूव कर सकती है? देखें, जो मसनूई महंगाई है उसका कहीं ना कहीं वो असरअंदाज होती है, लेकिन अगर आप इसी दौर की बात करें तो पिछले दिनों जब आपकी गवर्नमेंट की जानिब से ही चीनी का रेट, एक्स मिल रेट 140 रुपये ऐलान कर दिया गया था, तो उसमें कौन सी मसनूई महंगाई थी? जब गवर्नमेंट एक चीज़ का खुद ऐलान करती है कि जी एक्स मिल रेट ये होगा, जिस रेट पे मिल जो है वो चीनी देगी डीलर्स को, आगे फिर डीलर्स उस पर अपना रेंट डालेंगे गाड़ी का, फिर उसमें अपना कुछ मुनाफा रखेंगे, उसके बाद वो जाके किसी थोक वाले को देंगे, किसी दुकानदार को देंगे, वो फिर अपना मुनाफा रखकर मिल ओनर्स की तरफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिल ओनर्स की तरफ से ही कई दफा छुपा लिए जाते हैं कि कितनी चीनी मौजूद है। उसके बाद जब रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो फौरी तौर पे वो चीनी जो है अचानक मार्केट में आने भी शुरू। फिर आप बताए, गवर्नमेंट बताए कि आपके ऑडिटर जो आप ऑडिट करने के लिए ऑफिसर्स भेजते हैं वो क्या करते हैं, आप फिर उनकी गर्दन पकड़े, उनसे पूछें कि भाई क्यों नहीं ऑडिट आपका? ऑडिट ऑफिसर्स जो हैं उनकी बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी, वो हर मिल ने उनको अपना रिकॉर्ड देना है कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी बोरियां, कितनी प्रोडक्शन उनकी, कितनी बोरियां प्रोड्यूस होंगी इस दफा, कितनी हमारी मुल्क की जरूरत है, इसमें से कितनी हमारी जरूरत से ज्यादा है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो जो उसकी नाकस हिकमत अमली ये होती है कि वो अपनी जरूरियात को देखे बगैर चीनी को सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर देखते हैं वो चीनी तो कम पड़ गई, आप मोटी चीनी दे के फिर बारीक जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ। ये देखें, अब मैं खुद हूँ, मेरे घर में कोई चीज़ है, मैं खुद उसको उगा रहा हूँ, सबसे पहले उसको मैं उठा के बेच दूँ, अपने लिए रखूँ ना, फिर नाकस चीज़ मैं अपने लिए ले आऊँ। मैं खुद नहीं समझदार कि मैं अपनी सेहत खराब कर रहा हूँ नाकस चीज़ खा के, या मेरी वो अच्छी नहीं है खाने के लिए, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप अपने ऑडिटर्स को समझाएं कि आपने ऑडिट शफाफ करना है, मिल्स से रिकॉर्ड पूरा लेके आना है, हमारी ये ज़रूरत है, इतनी हमें ये चीज़ चाहिए, वो चाहे गंदम हो, चीनी हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो जो आप अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं, फिर आप उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड सारा देखें, उसके रेट्स उस हिसाब से आप तय करें, फिर जो चीज़ बचती है उसको एक्सपोर्ट कर दें, आपकी मुल्की मईशत में भी बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तानियों का हक है पाकिस्तानी प्रोड्यूस के ऊपर, अगर पहले पाकिस्तानियों की तो ज़रूरत पूरी हो जाए फिर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये भी चाहती हूँ कि क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा है, टैक्सेस के हवाले से और लोन्स के हवाले से हमारे कॉलर्स ने भी मेंशन किया, मैं चाहूँगी किस तरह से उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से? हुकूमत ने ही फौरी एक बिला सूद कर्जे दे, आगे जरी बैंक जो हमारी किसानों को कर्जे दे, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार लोग हैं जो उस चीज़ को उगाएं, तो ये महंगाई भी कम हो सकती है
और इससे जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से वो भी हमें नहीं करनी पड़ेगी। ज़री बैंक क्यों बनाई हुई है? ज़री बैंक इसीलिए है कि वो ज़िमींदारों को कर्जे दे। आगे वो ट्रैक्टर देते थे और छोटे छोटे कर्जे खाद के लिए, बीज के लिए, ये चीज़ें इन चीज़ों पे देते ज़री बैंक देती थी। अब ज़री बैंक वाले क्या कहते हैं, हमारी तो हमें तनख्वाह नहीं पूरी हो रही, हमें तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही, हमने कर्जे कहाँ से देने हैं। IMF से जो इन्होंने अरबों रुपए डॉलर ले लिए, कर्जे ले लिए हैं, जो पहली हुकूमतों ने बहुत कम लिए थे, इन्होंने 3 साल में इतना कुछ ले लिया है। वो पैसा गया किधर है, किधर जा रहा है वो हमें तो नहीं समझ आ रही। ना कोई रोड बना है, ना कोई सड़क बनी है, ना कोई प्रोजेक्ट बना है, ना कोई ज़िम्मेदारों को कुछ दिया है कि ये ज़िम्मेदारों को इन्होंने इतने डॉलर दे दिए कि ये जहाँ बिजली महंगी की हुई है, ये डीजल महंगा किया हुआ है, जो वहाँ पे इस्तेमाल कर लें तो उनका मसला हल हो जाए। कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जैसे कि आपने सुना, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट एडवाइस बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स और एक्चुअल स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, हर किसी के लिए कोशिश की जाए कि आसानियाँ हों, मुश्किलात बढ़ाई ना जाएं ऑलरेडी पिसती हुई अवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें आज के सेगमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा आज का। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हो जी। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स, और मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ, एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे, बिकॉज जब भी आप बात करते हो अपने हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर एक्चुअली कनेक्टेड। बड़ा ज़रूरी है कि हम चाहे ज़िंदगी में जितने भी मसरूफ़ हों, चाहे जितने भी काम हों, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, कि हम अपने लिए वक्त निकालें और एक्चुअली इस चीज़ को एक प्रायोरिटी बनाएं कि अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो एक्सरसाइजिंग के थ्रू हो या फिर योगा, मेडिटेशन, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो आपको करना पसंद है, अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त निकालना, या अपने बिजी रूटीन से कुछ वक्त अपने लिए सिर्फ निकालना, सिर्फ रिलैक्स करना बैठ कर, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स डाइट बहुत मैटर करती है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए, विच आर ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी कनेक्टेड। और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो मील्स हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसको सही तरह से प्रिपेयर करें और अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीटली जो है आपको पता हो कि जी मुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, इस प्रोटीन्स की ज़रूरत है, और आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स साथ साथ फैट्स, हर चीज़ जो है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हवाले से कंप्लीटली पूरे होने चाहिए। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ख्याल रखना। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस टू मेक कि आप अपने खाने के अंदर कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ गोल्डन वेजिटेबल घी के हवाले से, तो पॉम, कॉटन सीड और साथ साथ सोयाबीन का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जाता है, जिसका मतलब इट्स 100% ऑर्गेनिक। आप किसी भी अपनी डिश के अंदर इसको डाल सकते हैं, बड़े आराम से अपनी डिश को तैयार कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि इट्स ऑर्गेनिक, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कभी भी हम कुछ खाना बनाते हैं तो हमें होता है कि इसमें न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली कुकिंग ऑयल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बाय द टाइम द डिश इज़ प्रिपेयर्ड, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को यह दावा कि आपके खाने का जायका भी इंटैक्ट होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम नहीं होगी, और साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर पाएंगे और आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एज पाकिस्तानीज आई थिंक हम सबको खाने से एक बड़ी डिफरेंट तरह की मोहब्बत है। एज बीइंग इन द सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ, हम सबके लिए बड़ा जायका इंपॉर्टेंट होता है और हम खानों पे स्किप आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे खानों में जायका भी हो, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिशन वैल्यू और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो। ऑफ कोर्स इम्यूनिटी, कोविड-19 की दुनिया में इम्यूनिटी को कोई भी भूल नहीं सकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। शायद हम पहले वैल्यू नहीं करते थे इम्यूनिटी को इतना जितना हम आज की दुनिया में करते हैं, पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर करते हैं। ऑफ कोर्स कोविड इज स्टिल नॉट गॉन, लेकिन ज़रूरी है कि अब आने वाले वक्त में हमेशा अपनी सेहत का और इम्यूनिटी का ख्याल रखा जाए। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, एंड दे मेक श्योर कि उनके ऑयल के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल वी हैव इज़ फैमिली। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी फैमिली जो है, हमारे बच्चे हो जाए, हमारे पेरेंट्स हो जाए, हमारी स्पाउसेस हो जाए, हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हेल्दी हों, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी ओवरऑल ज़िंदगी जो है उसमें उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेंटली भी फिट हों, फिजिकली भी फिट हों। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी मेंटल फिटनेस एंड साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस, बिकॉज दे आर बोथ कनेक्टेड, उसका वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि उनके ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, जो कि ऑफ कोर्स लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
एज वी ग्रो ओल्डर, और इवन आजकल तो हेल्थ इश्यूज इतने कॉमन हो गए और बड़ी यंग एज पे एक्चुअली लोगों को शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें, अपनी सेहत के लिए वक्त निकालना शुरू करें। और चाहे ज़िंदगी जितनी भी मसरूफ़ हो, आपके जितने भी एम्बिशंस हो, चाहे टेस्ट आ रहा हो, चाहे आपने अपना एंट्री टेस्ट क्लियर करना है और अभी से तैयारियां आपने शुरू कर दी है, या आप सैट दे रहे हैं, या फिर आप अपने ओ लेवल के एग्जाम्स या ए लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, सो वट एवर इट इज़ दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना एक प्रायोरिटी बनाना है, अपने लिए वक्त निकालना प्रायोरिटी बनाना है। ऑफ कोर्स इवन जब आप एक सर्टेन एज पे होते हो और आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, अपने बिजनेस का ख्याल रखना होता है, अपनी जॉब का ख्याल रखना होता है, तो वी फॉरगेट ऑल अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ एंड आवर मेंटल हेल्थ। लेकिन याद रखें कि अगर आपकी लाइफ में खुशी नहीं होगी, आप सेहतमंद नहीं होंगे और आप एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं उनमें मेमोरीज में आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो मेमोरीज जो आज मोमेंट्स हैं वो कल मेमोरीज होंगी, और उन मेमोरीज में आप जब याद करेंगे तो ये याद करना तो नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा था हमें फिजिकली या फिर ये प्रॉब्लम हो रहा था, बजाय उसके कि आप एक्चुअली हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएं। और जब आप मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक और बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी भी मोमेंट को यादगार बनाने का, और वो है कि किसी भी मोमेंट में आप अपनी फैमिली के साथ हों, अपने फ्रेंड्स के साथ हों और एक कप चाय का हो, तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ आई थिंक स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए चाय तो एक स्टेपल है हमारा ऑलमोस्ट, के जिसके बगैर हमारी कोई भी शाम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे, मैं चाय बना रही हूँ और मैंने ऑलरेडी दूध जो है वो गर्म होना रख दिया था, एंड ऑफ कोर्स आज मैं DAT की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो है उसमें से थोड़ी सी बिल्कुल पत्ती लूँगी, बिकॉज आपको पता है कि मेरी अपनी प्रेफरेंस जो है वो लिमिटेड पत्ती का इस्तेमाल करना होता है, वो मेरी अपनी प्रेफरेंस है। हो सकता है आप लोगों को तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद हो, अगर आप तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं तो आप लोग DAT दाने वाली विच इज़ ऑफ कोर्स द रेड पैकिंग, आप उसको अपने नियरेस्ट स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं, और एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो कि येलो पैकिंग है वो भी आपको बड़े आराम से अपने नियरेस्ट स्टोर से मिल जाएगी, एंड दे आर बोथ अवेलेबल इन ग्रेट वैल्यू पैक, जिसका मतलब है कि आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा पत्ती मिल रही होती है ना। आई सपोज आई स्पीक फॉर एवरीबडी हियर कि किसी को भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं और डिस्काउंट्स पर, सेल्स पर जो आपको इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं आप कभी भी इग्नोर नहीं कर पाते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, बल्कि इनफैक्ट बड़ी खुशी होती है कि अच्छा भाई हमने अपने बजट पे रहते हुए एक्स्ट्रा जो है हमें कोई डिस्काउंट मिल गया है, कोई हम लोगों को इस तरह का ऑफर जो है वो मिल रहा है। और DAT बनाने वालों का दावा है कि आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स को लाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। ऑलरेडी मेरी चाय के अंदर जो है वो कलर नज़र आना शुरू हो गया है, और आपको पता है किसी भी चाय के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, द ब्लेंड, खुशबू और साथ ही साथ रंग बहुत ज़रूरी होते हैं। और DAT बनाने वालों को यह दावा है कि उन्होंने तीनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो। एंड आई थिंक एक ट्रेडिशन बन चुका है हम लोगों का, एक हमारी रवायत है कि हमारे घरों में जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें चाय का कप ज़रूर होता है। जैसे ही खाना खत्म होता है तो उसके थोड़ी देर के बाद पूछा जाता है जी कि अब चाय का वक्त हो गया, चाय पियेंगे आप, चीनी वाली पियेंगे, ज़्यादा पत्ती वाली पियेंगे या कम पत्ती वाली पियेंगे। बट लाजमी तौर पर ये एक हमारी ट्रेडिशन है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है आई थिंक, बिकॉज इट गिव्स यू चांस कि आप चाहे कहीं पर भी हों। ज़्यादातर लोगों को होता है खाने में इंटरेस्ट होता है और मुझे भी खाने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअली वो आपको एक टाइम मिल जाता है थोड़ा सा सबके साथ बैठने का, बातें करने का, एंड बहुत सारे डिफरेंट तरह के टॉपिक सामने आ जाते हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही होती हैं कई दफ़ा, और कई दफ़ा तो हम ईज ड्रॉप भी कर रहे होते हैं कि हमारे अपना जो होता है कोई काम नहीं होता उस कन्वर्सेशन में, लेकिन हम बैठ के बातें सुन रहे होते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। कई दफ़ा स्पेशली जब आपके साथ आपके बड़े बैठे होते हैं और या डिफरेंट तरह के लोग बैठे होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है, वो एक्चुअली मेमोरीज बन रही होती हैं आपके उस मोमेंट में रियलाइज़ नहीं होता, बट बहुत सारी मेमोरीज अगर आप अभी बैठकर सोचेंगे तो आपकी चाय के कप के साथ जुड़ी हुई होंगी, या किसी ऐसी कन्वर्सेशन में जहाँ पर चाय पी रहे होंगे और आप बैठ के जो है बातें कर रहे होंगे। तो आई थिंक हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेडिशन है, बड़े मज़े का ट्रेडिशन मुझे ये लगता है, बहुत कुछ ख़ास चीज़ें हैं। इवन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इतने मुझे मज़े की बात लगी रिसेंटली व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और मेंशन हुआ कि एक्चुअली बाहर के ममालिक में भी अब उनको ना चाय के लिए जो है जगह बनानी पड़ गई है। मतलब उनके यूजुअली कॉफ़ी वो लोग पीते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे यहाँ चाय इतनी इस्तेमाल की जाती है, इतनी पी जाती है कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाके सेटल होते हैं वो चाय ही ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी एक्चुअली उनको चाय के लिए स्पेसिफिक कैफ़ेज़ जो हैं या कैफ़ेज़ में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ गई है चाय डिफरेंट तरह की। तो बड़े मज़े की बात लगती है कि हमारा ये जो ट्रेडिशन है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहा, बल्कि एक्चुअली में हमारे पाकिस्तानियों के साथ बाहर भी ट्रैवल करना शुरू हो गया है, और हमेशा मज़ा ही आता है जब भी आप चाय की बात करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो होती हैं, स्पेशली अपने ट्रेडिशंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो चाय तो एक ट्रेडिशन लाजमी तौर पे है ही है, उसके साथ मेमोरीज भी हमारी हमेशा ही जुड़ी होती हैं।
और लेकिन खाने भी हमारे बड़े जो हैं वो ट्रेडिशनल भी हैं, साथ ही साथ मॉडर्न डिशेस भी हैं, और हमेशा डिफरेंट तरह के खाने जो है हमारे घरों में बनते रहते हैं। और सर्दियों में स्वीट डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। डिज़र्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं कुछ डिज़र्ट हमारे, स्पेशली गाजर का हलवा हो गया, इवन सूजी का हलवा बहुत मज़ेदार होता है, और उसके साथ साथ खीर बड़ी अच्छी होती है, फिरनी बड़ी अच्छी होती है, मुझे बहुत मज़े की लगती है। और गुलाब जामुन स्पेशली सर्दियों के अंदर कहीं पर जाकर आपको गरम गुलाब जामुन जब आप खरीदते हैं तो मतलब दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बल्कि मेरा दिल करने लग गया और मैं शायद आज ही कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं और जाके गरम गुलाब जामुन जो है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर जो है खाऊं। और हमारे जो कैमरामैन है वो भी एक्चुअली सर हिला रहे हैं, मैं आपको साथ बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगी, ये सिर्फ मेरे लिए होगा, और मैं अपनी डाइट से हट कर जाऊंगी और जाकर मीठा जो है आज लाजमी तौर पर ज़रूर खाऊंगी। और फिर भी ऑफकोर्स होता है डिफरेंट तरह की और भी डिशेज हैं जो कि हमारे घरों में ज़रूर बनाई जाती है। आई थिंक सर्दियों में साग भी लोग बहुत पसंद करते हैं। साग मैंने अपने घर में तो गर्मियों में भी बनते हुए देखा, बट शायद कुछ घरों में सिर्फ सर्दियों के अंदर बनाया जाता है। और बल्कि कल ही मैं देख रही थी कि बहुत सारा साग जो है बना हुआ था, क्योंकि यूजुअली फ्रीज कर लिया जाता है, या फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके मोहल्ले वाले होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनमें भी वो बन रहा होता है। बड़ी ही अच्छी हमारी एक रिवायत है कि कभी भी हमारे घरों में जब कोई बहुत ही मज़े की डिश बनती है तो साथ ही फ़ौन जो है वो चले जाते हैं, जी आपको चाहिए आपके घर भिजवा दिया जाए। मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम लोग हमेशा, चाहे वो हमारी खुशियाँ होती हैं, चाहे वो हमारे खाने होते हैं, वो हमेशा हम लोग एक साथ मिलके जो है वो शेयर कर रहे होते हैं उस मोमेंट के अंदर। और ये बहुत ही खासियत है हमारे सब कॉन्टिनेंट की और हमारे मुल्क की, ये खासियत है कि हमारी कोई भी खुशी होती है, कोई भी अच्छी खबर होती है तो हमेशा हम उसको अपने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखते हैं। और इवन गॉसिप होती है तो वो फिर ज़रा आपको पता है शेयर्ड गॉसिप होती है। वैसे ही हमारे जो खाने होते हैं और हमारी जो खुशियाँ होती हैं वो भी हमारी शेयर्ड होती हैं। हमारे हाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी चीज़ को जो है ना सिर्फ नॉर्मल रख के करना, हमारा हमेशा ओवर द टॉप होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग अपनी खुशियों को जो है फुल तरीके से मनाते हैं, बिल्कुल शर्माते नहीं है इस चीज़ में कि भाई हम खुश नहीं हो सकते, हमने बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। इवन हमारे अगर छोटी सी शादी होती है, बजट नहीं भी होता है, फिर भी हज़ारों लोगों को जो है इन्वाइट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मतलब कोई बात नहीं, जो होगा जैसा होगा, क्योंकि हम खुशियाँ बांटने वाले लोग हैं और बड़े दिल वाले लोग हैं। और ये चीज़ बड़ी रेयर होती है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आपने ट्रैवल किया हो, अगर आपको कभी मौका मिले ट्रैवल करने का, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इतने मसरूफ़ होते हैं लोग कि उनके पास एक साथ बैठने का वक्त भी नहीं होता। इवन हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट किसी भी चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं और बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे मुल्क में मौजूद हैं, शायद बाहर नहीं। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गया अपने मुल्क से जो मोहब्बत हम सबको है उसके हवाले से। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ऐसा करते हैं, मैं अपनी चाय पीती हूँ, आप लोग जाएं, जाके ब्रेक लें, और बिल्कुल हम वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले मैं बहुत इमोशनल हो गई थी हमारे मुल्क को लेकर। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, भाई हमारा मुल्क है, ज़रूर होना चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए हमेशा अपने मुल्क के साथ। और आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें और आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो चीज़ें आप करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे फिर आप जॉब करते हैं, चाहे आप अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो वन वे और अनदर हमारी इंडस्ट्री से ज़रूर रिलेट करते होंगे, या तो आप उनके साथ किसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, किसी ना किसी तरह की डीलिंग जो है वो आपको करनी पड़ती होगी। तो अब हमारी कोशिश होगी कि इस सेगमेंट में हम थोड़ी सी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से बात करें, बिजनेस के हवाले से बात करें, FCCI के हवाले से भी बात करेंगे थोड़ी सी। और ऑफकोर्स आजकल आपको पता है कि घरों में ऑफकोर्स किसी ना किसी पॉइंट पे या तो हम किसी और के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं या अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं फर्नीचर जो है वो हमारे घरों में ज़रूर खरीदा जा रहा होता है, सेल भी किया जा रहा होता है। डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें फर्नीचर जो है वो हमारी लाइफ्स में शामिल होता है। और प्राइसेस जहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पर पहले कुछ 5 साल पहले अगर आप फॉर एग्जांपल चले जाते हैं तो अगर आपको कोई बेड जो है कोई एक डिफरेंट रेट के ऊपर मिल रहा था, आपको जो 50,000 का मिल रहा था फॉर एग्जांपल, या आपको जो 1 लाख का मिल रहा था, वो अब आपको 2 लाख से कम का तो
मुमकिन ही नहीं है। मतलब प्राइसेस में इजाफा जो है वो कोई 10-20% की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 50-50% तक इंक्रीज देखने को मिला है। कई कई सिनेरियोज में तो 100% प्लस प्राइसेस भी चली गई हैं डिफरेंट, और उसी सेम बेड की जो कि 5 साल पहले आपको एक डिफरेंट प्राइस के ऊपर मिल सकता था। एंड हर कोई चाहता है कि उनका घर खूबसूरत हो, हर कोई चाहता है कि वो अपने जिस तरह से भी आपका बजट जितना भी हो, उस बजट में इस वक्त पर रेट्स में इजाफा होता हुआ नजर आया है। लेकिन लोगों की सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं, उनकी बाइंग पावर नहीं बढ़ी है, लेकिन रेट्स तो बड़े ही बड़े हैं। मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं, रॉ मटेरियल की, लेबरर्स की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती, लेकिन एट द एंड प्राइस जो है ओवरऑल लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एफसीसीआई के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं और फर्नीचर मार्केट के बारे में भी बहुत चीज़ें जानते हैं, और अपनी नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करें। आपके कोई भी सवाल आते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या कंसर्न्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, फ़ोन उठाएं और कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सईद इकबाल जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एफसीसीआई के, और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। एंड ऑफ कोर्स बड़े ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं दोनों, चाहे हम एफसीसीआई के हवाले से बात करें या फिर हम बात करें फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से। एफसीसीआई से बात शुरू करते हैं। अगर बिजनेसेस के हवाले से मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो हमारी इंडस्ट्री है एट दिस मोमेंट इन टाइम, कहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को हम जिस अभी जो लेके चल रहे हैं तो इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उसमें स्पेशली टैक्सेस के हवाले से अगर देख लें, चाहे हम लोन्स के हवाले से देख लें, इवन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस भी किया गया कुछ वक्त पहले कि लोन्स आप ले पाएंगे, लेकिन फिर अगर लोगों की बातें सुने जो एक्चुअली में इन्वॉल्व है, उन्होंने लोन देने की कोशिश की, तो कहते हैं जी कि पहले आप एक प्लाट जो है या कोई चीज़ जो है अपने नाम, उसको आप पहले हमें दिखाएं जी कि आप एज अ गारंटी हमें सबमिट करा दें। वो लोग क्या करें जिनके पास फॉर एग्जांपल नहीं है कोई प्लॉट्स अपने नेम पे? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी इस वक्त जो सबसे ज़रूरी के स्किल्ड लेबर हमारे पास बहुत कम है। जो अभी आपने जिक्र किया कि फर्नीचर कॉस्ट बढ़ रही है, उसमें एक मेजर रोल हमारे पास स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके लिए हम अभी अपने सेशन में मैं जा रहा हूँ कि स्किल्ड ट्रेनिंग्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि TDAP के साथ मिल के तो हम अपने कारपेंटर्स के जनरेट किए जाएँ। उसके जो फर्नीचर बनाने वाली लेबर है वो इस वक्त बहुत शॉर्ट है। अच्छा, वो कह लें कि क्या रेट्स बढ़ने का ये भी एक रीज़न है। मटेरियल तो बड़ा ही बड़ा है, वो तो डेफिनेटली सारी चीज़ों के जो रेट्स बढ़े हैं उसके साथ ऑलमोस्ट डबल हो गया मटेरियल, लेकिन उसके साथ साथ लेबर भी डबल हो गई है, और डबल होने के बावजूद हमारे पास स्किल्ड पर्सनस नहीं है। अगर हमें एक फैक्ट्री में 10 लोग चाहिए तो हमें बड़ी मुश्किल से 10 लोग मिलते हैं। बाकी अनप्रोफेशनल लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोफेशनल कारपेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त फर्नीचर के सेक्टर में। सही हो गया। और जो लोग नए रखे जाते हैं, क्या आप इस चीज़ पर सोच रहे हैं कि नए लोगों को रखा जाए, उनको ट्रेन किया जाए? जी बिल्कुल। हमारे इसके साथ साथ जितने भी काम हो रहा होता है तो उसमें अगर मैं अपनी फैक्ट्री की बात करता हूँ कि 10 लोग अगर स्किल्ड हैं तो उसके साथ 5 लोग हमने ट्रेनिंग के लिए भी रखे होते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा, और टाइम से चीज़ें नहीं मिल पा रही हमें, और इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। डेफिनेटली जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, और मटेरियल तो डबल है ही, तो उसका इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से फर्नीचर सेक्टर के लिए अभी तक कोई रिलीफ पैकेज जिस तरह से टेक्सटाइल के लिए होता है, फर्नीचर के लिए अभी तक कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी एक फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट बना के दिया जाए, जिस तरह से गुजरात पे एक वुड वर्किंग सेंटर बना हुआ है, तो फैसलाबाद में भी एक वुड वर्किंग सेंटर बनाया जाए ताकि यहाँ पे भी कारपेंटर्स स्कूल हो और उसमें कारपेंटर्स
ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल। और क्वालिटी के हवाले से अगर बात करें, जहाँ पर पहले एक्चुअली में आप अगर कोई फर्नीचर खरीदते थे तो आपको महसूस होता था, मतलब उसको उठाने के लिए आपको 10 लोग अलहदा से बुलाने पड़ते थे कि इस चीज़ को उठा के जो है वहाँ पे रखवा दिया जाए। वहीं पर अब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, खूबसूरती में बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर बनाया जाता है। स्पेशली अगर हम फैसलाबाद रीजन की बात कर लें, बहुत अच्छा फर्नीचर यहाँ पे मिलता है। लेकिन क्या क्वालिटी पे ओवर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? नहीं, क्वालिटी पे उस वक्त कंप्रोमाइज़ होता है जब कस्टमर की बाइंग पावर ऊपर नहीं का उस मेयार पे नहीं जाती, क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर है सारी महंगी। तो अगर वो आप उस चीज़ कॉस्ट पूरी नहीं पे कर रहे तो वो क्वालिटी बनेगी नहीं। पहले चीज़ें सस्ती थी, कारपेंटर्स अवेलेबल थे, स्किल्ड लेबर सारी मौजूद थी। अब चीज़ें महंगी हैं, अब कस्टमर जो है वो बाइंग पावर उसकी, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ इसी कॉस्ट में चाहिए, तो वो कैसे मुमकिन है? तो वो फिर कहीं ना कहीं जो हैं शोरूम्स वाले वो फिर उसको कॉस्ट कटिंग करते हैं, उसको डेफिनेटली क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी भी अगर आप उसकी कॉस्ट फुल पे करते हैं तो क्वालिटी मिल रही है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉस्ट पे करें और आपको इस तरह की चीज़ ना, इंटरनेशनल मेयार की चीज़ें इधर मान नहीं हैं, जस्ट फॉर के कस्टमर उसको पे करे बस उसका। तो वो चीज़ें, मेयारी चीज़ें मौजूद हैं इधर भी अभी। बिल्कुल। और पॉलिसी मेकर्स के हवाले से आपने कहा कि एक चीज़ तो कि कारपेंटर्स के लिए बनाया जाए, कोई इदारा बनाया जाए फैसलाबाद शहर के अंदर भी, जहाँ पर सही तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? एक्सपोर्ट के लिए हमें ट्रेनिंग्स वगैरह सेशन करवाए जाएँ फर्नीचर की, पाकिस्तान की जो जिस तरह चिन्नौट से हैंडक्राफ्ट की एक्सपोर्ट होती है, गुजरात से होती है, तो फैसलाबाद में भी इसको कोई ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएं जिससे हम एक्सपोर्ट में भी हिस्सा डाल सकते हैं। हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाए, इसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको थोड़ा सा रिलीफ किया जाए, तो हम बेहतरीन मेयार भी बना रहे हैं और चीज़ों को अपनी गवर्नमेंट की इसमें हेल्प हो सकती है सारी। ठीक हो गया। और मुझे लगता है स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कुछ जगहों पे ऑलरेडी किया जा रहा है, जहाँ पर वेबसाइट्स की चाहे हम बात कर लें, चाहे हम व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस करना हो उसकी बात कर लें, फेसबुक पेजेस के चाहे हम बात कर लें, तो सही मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है। चाहे वो दुकान चिन्नौट के किसी कोने में मौजूद होगी, लेकिन आप गूगल पे जाएंगे तो आप बड़े आराम से उस दुकान को जो है फाइंड भी कर सकेंगे, उसके हवाले से डिटेल्स भी आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। बड़े मज़े की चीज़ है। आई थिंक फर्नीचर इंडस्ट्री ने जो है देव रियली यूटिलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से कैसे इसको और आसान बनाया जा सकता है उन लोगों के लिए और कैसे और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली बात कर रहे थे जो हम फर्नीचर के हवाले से, इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ह्यूज इंडस्ट्री जो कि ऑफ कोर्स चाहे वो आपकी डेली ज़रूरियात हो, अपने घर के लिए हो, किसी और के घर के लिए हो, शादियों के लिए हो, बट फर्नीचर मार्केट हमेशा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन रहती है और नए से नए डिज़ाइन जो आपको रोज़ बरोज़ देखने को मिलते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने बजट के अंदर रहते हुए फर्नीचर खरीद सके, लेकिन इंडस्ट्री में डिमांड भी ज़्यादा हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम शायद रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, साथ ही साथ स्किल लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से भी ओवरऑल प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जहां पर हम चाहते हैं कि महंगाई पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, वहीं पर ज़रूरी है कि जो इस तरह की चीज़ें जो कि लग्जरी आइटम्स है, ऑफकोर्स चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे डिफरेंट तरह के और आपके घर के लिए जो है सामान हो, इंटीरियर के लिए सामान हो, उसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर कोई चाहता है कि वो एक खूबसूरत घर बना सके, हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए जो है एक खूबसूरत घर बना सके, जहाँ तक भी हो सके उनके लिए बेहतर तरीके से उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। लेकिन अगर बाइंग पावर नहीं बढ़ेगी और एट द सेम प्राइसेस आप बढ़ाते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हुए हमें स्टूडियो में
एक और ख़ास मेहमान जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूं कि हम अपने जो फर्नीचर के हवाले से हम बात करें, हम उसे कंटिन्यू करें और जहां पे हमने डिस्कशन को ब्रेक से पहले छोड़ा था वहीं से हम उसको पिक करते हैं। जिस तरह से हम प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं, स्किल शॉर्टेज के हवाले से भी हमने बात की और टेक्नोलॉजी किस तरह से इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर रही है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं चाहूँगी अगर वहीं से बात को आगे बढ़ाएं, कोई एक शॉपकीपर जो कि जिसकी शॉप चाहे ऐसे एरिया में हो जहां पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी वेबसाइट बना के व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट सही तरह से करने के बाद बिजनेस में काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। तो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री के लोग हैं वो? हम तो फर्नीचर इंडस्ट्री में जिस तरह से दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए हम वेबसाइट पे उसका छोटी चीज़ें होती हैं बना के सेल कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर वेबसाइट पे या ऑनलाइन सेल नहीं होता। ये जब तक कस्टमर खुद नहीं देख लेता उसकी क्वालिटी, उसकी डिज़ाइनिंग, तब तक वो उसको बाय नहीं करता। इसके लिए हमें डिस्प्लेज ही बनाने पड़ते हैं और डिस्प्ले में आके ही कस्टमर सेटिस्फाइड होता है उसको देख के अपनी। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, हर कस्टमर अपनी डिज़ाइनिंग तस्वीर लेके आता है और हम सारे का सारा कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनता है। जो रेडीमेड फर्नीचर है वो कह लें कि जस्ट फॉर क्वालिटी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो कस्टमर की डिमांड्स हैं वो सारी की सारी हैं कस्टमाइज्ड फर्नीचर है, कस्टमर का अपना डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स अब देते हैं डिज़ाइन के ये चीज़ बननी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि शोरूम पे या वेबसाइट पे चीज़ें सेल नहीं हो सकती हैं। इसके लिए हमें अब ट्रेंड चेंज हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं और उस तरह से ही ये चीज़ें सेल होती हैं। कस्टमाइज्ड बन रहा है सारा कुछ। बिल्कुल जी, और कस्टमाइज होना ज़रूरी भी है। आई थिंक मैंने खुद देखा है कि जहाँ पर पहले लोग जाकर बस खरीद लेते होते थे चीज़ें, अब वो एक्चुअली में डिज़ाइन पर बड़ी मेहनत की जाती है। बड़ा कंपटीशन हो गया है जी कि उससे अच्छा होना चाहिए, उसने जैसा बनवाया था वैसा ही मुझे चाहिए, या फिर वहाँ पे जो मैंने देखा था वैसा ही मुझे चाहिए। तो आई डू अंडरस्टैंड कि बड़ा कस्टमाइज हो चुका है सिस्टम, और अच्छी बात है। आई थिंक स्पेशली इंटीरियर के हवाले से होना चाहिए कॉन्शियस, क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि हमारी जो बाइंग पावर है वो बेहतर हो सके और इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट स्पेशली रेट्स को लेकर जो है वो आए, क्योंकि बड़े मतलब अच्छे खासे बंदे के लिए भी पहुंच से बाहर हो गया। और क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब ज्वाइन कर चुके हैं मैं स्टूडियो के अंदर, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनका भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो जी, हमारे साथ इंजीनियर बाबर शहजाद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं शहजाद पम्प्स के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। स्पेशली जो हमारा डिस्कशन ऑन गोइंग है, मैं चाहूँगी कि उसके हवाले से टेक्नोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के वक्त में किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मैम, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली थिंग विच इज़ प्लेइंग द मोस्ट वाइटल पार्ट इन आवर डेली लाइफ आजकल में। क्योंकि टेक्नोलॉजी को जिसने अडॉप्ट किया उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी शॉप्स को, या जिस लेवल का जिसका बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आया वो। और इसी तरह से आने वाले वक्त में डाटा एनालिसिस और ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ से कनेक्टेड हैं जो आज आपका टॉपिक है, कि किस तरह से हम चीज़ों को एनालिसिस करना, टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले देने, और जिस तरह से आपने पहले बताया कि व्हाट्सएप बिज़नेस को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज से डिस्प्ले करना। क्योंकि एक पुराने ज़माने की कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। और जो अच्छा डिस्प्ले आप देंगे, जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ को, अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी तो बोलेगी आफ्टर यूजेज, ठीक है, लेकिन उसका आपका डिस्प्ले और उस चीज़ को प्रेजेंट करना कस्टमर को जो कि रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, जिसकी डायरेक्ट एक्सेस आपके साथ नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन और प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन वो और बेहतर हो सके, और कस्टमर को ये अवेयरनेस मिले कि मैंने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मैंने इसी सेगमेंट को टच करना है, इसी जो मेरा शॉपकीपर है मैंने इसी ही से ये चीज़ ख़रीदनी है। तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। मार्केटिंग के लिए किस तरह से स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और व्हाट्सएप बिजनेस, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी वाइटल हियर, व्हाट्सएप बिजनेस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मार्केटिंग पर्पस के लिए? व्हाट्सएप बिजनेस में तो आपने देखा हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी है। इसके साथ साथ फेसबुक की जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा
इस वक्त कस्टमाइज्ड उन्होंने सोल्यूशन दे दिए हैं। उन्होंने आपको सिटी ओरिएंटेड अपने प्रोडक्ट आपने बेचनी है वो दे दिए है, फिर एज ओरिएंटेड, फिर सेक्स ओरिएंटेड, मेल फीमेल जेंडर आपने कौन सी को टारगेट करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपको टारगेटेड कस्टमर तक ही आपकी अप्रोच होती है। चूँकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मार्केट भी कर रहे हैं, और इससे हमें तो ये महसूस हुआ है कि वो कस्टमर जिनके तक हमारी प्रोडक्ट को हम खुद नहीं पहुंचा सकते थे, इसी डिजिटल मार्केटिंग ने हमारी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया, एक्सेस आसान हुई, जिससे कि आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद रखते हैं कि जो जो लोग इस टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को अडॉप्ट करते जाएंगे वो बेहतर रहेंगे। आज के दिन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोबाइल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन उनकी अप्रोच उन लोगों से जो कि यूज़र फ्रेंडली हैं मोबाइल से, उनसे बहुत बेहतर है। और आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का ही है और उसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी बिजनेस में आप काम करते हैं, कि टेक्नोलॉजी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने मार्केटिंग के अंदर और अपनी सेल्स के अंदर। एंड द सूनर वी डू इट द बेटर इट इज़। एट द एंड ऑफ द डे दुनिया के साथ कम्पीट करना है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रेक में जब हम जा रहे थे तो उससे पहले हमने मेंशन किया था ऑफ कोर्स कि किस तरह से पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान में वो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से इंडस्ट्री को हैंडल नहीं किया जा रहा। स्किल लेबर की आपने बात की, और फैसलाबाद शहर में एक इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है जहाँ पर कारपेंटर्स जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर सके। मैं उम्मीद करूंगी कि गवर्नमेंट जो है इस बात पर फोकस करेगी और आसान पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें आज के सेगमेंट में, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एंड ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, और जाएं जाके अपना बाकी का दिन जो एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपने प्यारों से जो है बात करें, वक्त गुजारें उनके साथ। तो जी मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।